नमस्कार दोस्तों, सीटेट एग्जाम 7 जुलाई 2024 को होगा। आपके पास बिल्कुल कम टाइम रह गया है। पेपर टू सोशल साइंस के लिए ज्योग्राफी की महामैराथन वीडियो लेकर आ चुका हूं, जिसमें आपको टॉप 100 क्वेश्चन कराऊंगा। क्लास 6, 7, 8 तीनों क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का ये निचोड़ वीडियो रहने वाली है। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया, आपकी ज्योग्राफी की पूरी जो तैयारी है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि एनसीईआरटी ज्योग्राफी का संपूर्ण रिवीजन होने वाला है। जितने भी क्वेश्चन आपकी सीटेट की एग्जाम में ज्योग्राफी के पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को भी यहाँ पर कराऊंगा। चलिए, पहला क्वेश्चन, पवन क्रियाएं छत्रक शैल बनाती हैं जो प्रायः में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तानों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, पहाड़ों में, पठारों में। यहाँ पर राइट आंसर होगा रेगिस्तानों में। जो आपकी छत्रक शैल होती हैं, पवन इसको बनाता है। कौन पवन बनाता है? कहाँ पर बनाता है? रेगिस्तान में बनाता है। पवन के द्वारा तमाम प्रकार की स्थलाकृतियां बनाई जाती हैं। जैसे मैं स्थलाकृति की बात करूं तो यहाँ पर छत्रक शैल, जो आपका छत्रक शैल है, ये क्या है? ये आपकी स्थलाकृति है। जबकि कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है पवन के द्वारा निक्षेपण आकृति या निक्षेपित आकृति, तो वो आकृति कौन सी है? उस आकृति का नाम है लोयस। लोयस उस आकृति का नाम है जो कि पवन के निक्षेपण के द्वारा बनाई जाती है। लोयस सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? चीन में लोयस सर्वाधिक इसके निक्षेप पाए जाते हैं। चलिए, यहाँ पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो है आपकी एंडीज। कौन सी? एंडीज है। चलिए, बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है। आंतरिक परत की बात कही गई है दोस्तों। 3 परतें होती हैं। पहली परत को बोलते हैं परपटी। क्या बोलते हैं? परपटी। दूसरी वाली को बोलते हैं मैंटल बोलते हैं। तीसरी यानी कि अंतिम परत को, यानी कि आंतरिक परत को क्रोड बोलते हैं। ठीक है, क्रोड को दूसरा नाम यहाँ पर नोट करेंगे आप सभी लोग, NEFE यानी कि निफे। मेंटल को बोलते हैं सीमा। क्या बोलते हैं? सीमा बोलते हैं। परपटी को बोलते हैं सियाल। ओके, तो यहाँ पर क्रोड की बात करी गई है। निफे बोलते हैं। निफे का मतलब निकल एंड फेरस। NI का मतलब होगा निकल, FE का मतलब होगा फेरस, यानी कि लोहा। निकल और लोहा किस ऑप्शन में है? दूसरे ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यानी कि दोस्तों, आपने यहाँ पर समझ लिया होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसको कि क्रोड बोलते हैं। क्रोड का मतलब आंतरिक परत, ठीक है, जिसको निफे बोला जाता है। सिलिका, यहाँ पर सिलिका निकल, यहाँ पर सिलिका एल्यूमिना किस में पाया जाता है? ये दोस्तों परपटी में पाया जाता है। परपटी को क्या बोला जाता है? सियाल बोला जाता है। क्या? सियाल बोला जाता है। SI का मतलब होगा सिलिका, एल का मतलब होगा एल्यूमिना। परंतु करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा सेकेंड विकल्प। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें नहीं है? नहीं करके आपको यहाँ पर बताना है। अनुप्रस्थ, पृष्ठीय, अनुदैर्घ्य, पोताश्रय। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पोताश्रय। ये किसी भी प्रकार की कोई तरंगें नहीं है, बल्कि अनुप्रस्थ भी होती हैं भूकंपीय तरंगें, पृष्ठीय भी, अनुदैर्घ्य भी, ये तीनों होती हैं, बल्कि पोताश्रय नहीं होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर गलत वाला बताना था, इसलिए सही आंसर होगा। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5। कहता है कि हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है? हिमोड, लोयस, तटबंध, समुद्री गुफा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हिमोड। हिमोड जो है ये किसका निक्षेपण है? ये हिमनद का निक्षेपण है। ठीक है, अब मैं बात करूं लोयस किसका निक्षेपण है? ये पवन का निक्षेपण है। जितना मैं आपको बताऊं आप समझते चलिएगा, उतना महत्वपूर्ण है, वो हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तटबंध किसका है दोस्तों? ये नदी के द्वारा बनाई गई एक निक्षेपित आकृति है। समुद्री गुफा ये भी निक्षेपण है। किसका है? ये समुद्र का है। जब समुद्र में तरंगें आती हैं, क्या आती हैं? तरंगों तथा अपरदन से या निक्षेपण से जिस स्थलाकृति का निर्माण होता है उसको समुद्री गुफा बोलते हैं। समुद्री गुफा में एक स्टैक आकृति भी पाई जाती है। कैसी? स्टैक आकृति, दीवार जैसी संरचना। यहाँ पर जितना मैंने आपको बताया वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है
और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मिलान वाले भी पूछे जा चुके हैं। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे हिमोड किसका है, हिमनद का। लोएस किसका है, पवन का, जो कि चीन में सर्वाधिक इसके निक्षेप पाए जाते हैं। तटबंध किसका है, नदी का है। डेल्टा किसका है, नदी का है। चाप झील किसकी है, नदी की है। ठीक है, तो ये जलप्रपात किसका है, ये भी नदी का है, यानी कि ये स्थलाकृतियां। विसर्प किसका है, जब नदी बड़े मोड़ में बहती है मैदान में, तब वो आपके विसर्प के रूप में बहती है, तो उसको बोलते हैं विसर्प आकृति। वो भी नदी की एक स्थलाकृति है। समुद्री गुफा भी कैसी है दोस्तों, ये भी एक समुद्र के द्वारा बनाई गई निक्षेपित आकृति है। यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चयन कीजिए। कथन ए, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कथन बी, फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाने और पशुपालन कृषि में सम्मिलित है। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, यहाँ पर दो कथन है। पहला कथन है कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। जी हाँ, सभी लोग जानते हैं कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत कितनी चीजें शामिल की गई हैं, एक तो यहाँ पर आपकी कृषि हो जाएगी, कृषि होगी आपकी, खनन गतिविधियां हो जाएंगी। ठीक है, वनों को काटना भी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, कृषि करना, खनन करना, वन काटना, ठीक है, कर्तन, दहन, कृषि, ये सभी आपकी प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। लेकिन यहाँ पर फसल जो खेत में करी जाएगी वो भी प्राथमिक के अंतर्गत आएगी। सब्जियां हो गई, फल फूल उगाना, पशुधन पालन यानी कि जानवर पालना, ये भी प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे पशुधन पालन के अंतर्गत भी कई तरीके के पशुधन पालन भी किए जाते हैं, वाणिज्यिक स्तर पर, लघु स्तर पर, और दोस्तों आपके ऋतु प्रवास के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही कथन आपके राइट होंगे। प्राथमिक क्रिया आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। ठीक है, द्वितीयक क्रिया क्या होता है यहाँ पर थोड़ा आपको समझाना चाहूंगा। द्वितीयक क्रिया की अगर बात करी जाए, ठीक है, जैसे इसमें कुछ बदलाव करके, पहले वाले में कुछ बदलाव करके कुछ उसको मूल्यवान वस्तु बना दी जाए, तो उसको बोलते हैं द्वितीयक क्रिया। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर समझ लीजिएगा, जैसे आपका गन्ना है, गन्ना खेती में होता है, गन्ना आपका होगा प्राथमिक क्रिया या प्राथमिक आपका क्या होगा, प्राथमिक क्रिया होगा। गन्ना यानी कि फसल है। गन्ना से अगर दोस्तों आप चीनी बना दोगे, यानी कि विनिर्माण करके किसी भी वस्तु को एकदम बेहतरीन बना दो, तो वो आपकी होती है द्वितीय क्रिया। गन्ना से चीनी बनाना, कपास से वस्त्र बनाना, कपास से वस्त्र बनाना, ऐसे कई उदाहरण हैं जो कि द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर आपके दोनों ही होंगे, ए और बी यहाँ पर सही हैं। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की। दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहां पर स्थित है? ये दोस्तों पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। कहां पर है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। हवाई द्वीप कहां पर है? ये आपके प्रशांत में है। ठीक है, प्रशांत महासागर में है आपका हवाई द्वीप, याद रखेंगे। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8। कहता है कि निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा घटक नहीं है? मानचित्रों का कौन सा घटक नहीं है? आकार, दिशा, प्रतीक, दूरी। तो दोस्तों याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर जो दूरी, दिशा, प्रतीक, दूरी, दिशा, प्रतीक, ये मानचित्र के क्या होते हैं? 3 घटक होते हैं। कितने घटक? 3 घटक होते हैं, बल्कि आकार मानचित्र का घटक नहीं होता है। इसलिए पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पहला वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की। रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं, किसमें करती हैं दोस्तों? मृदा में नमी बनाए रखने के लिए, मृदा के ऊपर जल के प्रवाह को मंद करने में, या अवनालिकाओं को बनने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में, पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका डी विकल्प। पवन की जो गति होती है, उस गति के कारण जो मृदा की ऊपरी परत होती है उसको वो उड़ा देती है, यानी कि मृदा का क्षय होता है, मृदा कटती है, तो उसको बचाने के लिए दोस्तों रक्षक मेखलाएं मदद करती है। यानी कि पवन की गति को रोकने के लिए रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कहता है, नए चरागाहों की खोज में लोगों के मौसमी आवागमन को कहते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है मौसम के अनुसार आवागमन, किनका आवागमन? नए चरागाहों की खोज में। यानी कि जो चरवाहे लोग होते हैं वो नए चरागाहों
तथा पानी की उपलब्धता के अनुसार वो मौसमों में क्या करते हैं, वो आवागमन करते हैं, यानी कि प्रवास करते हैं। तो उसको बोलते हैं ऋतु प्रवास। इसको ह्यूमन ट्रांस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमन ट्रांस भी बोला जाता है ऋतु प्रवास को। यहाँ पर जितना मैं आपको बताऊं उतना आप लोग याद करते चलेंगे, यानी कि आप सिर्फ सुन लो, आपका यहाँ पर काम होने वाला है। जैसे ऋतु प्रवास की अगर मैं बात करूं, जो चरवाहे लोग होते हैं अपने पशुओं के साथ जब गर्मी पड़ती है, क्या पड़ती है, जब गर्मी पड़ती है तब ये पर्वतों की ओर चले जाते हैं। कहाँ पर? पर्वतों की ओर चले जाते हैं। जब सर्दी पड़ने लगती है, जब सर्दी पड़ती है तब ये अपने पशुओं के साथ मैदान की ओर भाग जाते हैं, यानी कि मैदान में ये अपने पशुओं के साथ चले जाते हैं। गर्मी में पर्वत की ओर, सर्दी में मौसम की मतलब कि मैदान की ओर। यही आपका कहलाता क्या है? यही आपका ऋतु प्रवास कहलाता है, जो कि मौसम के अनुसार होता है। मैंने आपको यहाँ पर सभी चीजें बता दी। यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विसर्प। जैसे मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँ, मैदान में बहेगी नदी इस प्रकार से, ठीक है, जैसे उत्तरी गंगा का मैदान हो गया या किसी भी नदी का जो मैदान हो गया, वो इस प्रकार से बहती है, यानी कि वो सर्प, यानी कि जो सांप होता है उसी की तरह रेंगने लगती है। उसको क्या बोलते हैं? विसर्प बोलते हैं। ठीक है, एक बात यहाँ पर बताऊंगा, यहाँ पर नदियों का क्रम आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले कौन सी आकृति बनाई जाती है? सबसे पहले नदी निकलती है, ठीक है, जैसे नदी निकलेगी इस प्रकार से, फिर पहाड़ जो आपके होंगे, पहाड़ों से ये नदी नीचे की ओर गिरेगी। जब पहाड़ों से नदी गिरती है, पहाड़ों से नीचे नदी गिरती है, तब इसको बोलते हैं वाटरफॉल, यानी कि जल प्रपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको जल प्रपात बोलते हैं। पहाड़ से जब नदी गिरती है, जब पहाड़ों से नदी दोस्तों गिरती है तब ये मैदानी भाग में बहने लगती है, जो कि सर्प के आकार बहने लगती है। कैसे? सर्प के आकार की बहने लगती है। बाद में ये डेल्टा का भी निर्माण करती है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी विकल्प होगा। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 12। स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसको स्थल संधि बोलते हैं। क्योंकि स्थल का स्थल वाले भाग से जुड़ेगा तो स्थल संधि कहलाएगा। अगर यहाँ पर दिया होता दो बड़े जलीय वाले भागों को जल से जोड़ता है तब जल संधि होता। ठीक है, स्थल संधि को भू संधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भू संधि भी बोलते हैं। जल संधि को जल डमरू मध्य संधि भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का परिमंडल नहीं है? परिमंडल नहीं है। वायुमंडल भी है, ओजोन मंडल वायुमंडल का ही भाग है। ओजोन मंडल यहाँ पर गलत है। जैव मंडल भी है, स्थल मंडल भी है, वायुमंडल भी है। तो यहाँ पर नहीं वाला आपको बताना था। ओजोन मंडल नहीं होगा, यहाँ पर गलत होगा, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोदकर निकालने की प्रक्रिया दोस्तों उत्खनन कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्खनन कहलाती है। क्योंकि यहाँ पर बात कही गई है, किसकी बात कही गई है? धरातल के निकट पाए जाने वाले जो खनिज होते हैं उनको खोदकर निकालने की प्रक्रिया उत्खनन कहलाती है। अगर यहीं पर बात करता है, खनिज हो गया आपका, ठीक है, खनिज हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इनको खोदकर, पेट्रोलियम को खोदकर कौन सी क्रिया होती है? पेट्रोलियम आपकी होती है विवृत खनन में। पेट्रोलियम आपका किस में आता है? विवृत खनन में आता है। परंतु बात करी गई है यहाँ पर निकट पाए जाने वाले, तो उत्खनन करके। ओके, चलिए बात कर लेते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन की। वर्षा और कुहरा जैसी घटनाएं वायुमंडल की किस परत के अंतर्गत होती हैं? पूछे गए प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको ज्ञात होगा कि क्षोभ मंडल की बात करी जा रही है, जिसकी औसत ऊंचाई 18 किलोमीटर तक पाई जाती है, जिसमें सभी प्रकार की मौसम की घटनाएं इसी में होती हैं। ठीक है, आंधी तूफान बारिश ओला कुहरा, ठीक है, सभी प्रकार की घटनाएं आपकी मौसम वाली किस में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। पहला विकल्प यहाँ पर दोस्तों करेक्ट होगा। समताप मंडल में क्या होता है? इसमें दोस्तों ओजोन लेयर पाई जाती है। क्या? ओजोन लेयर पाई जाती है। और इसमें आपकी हवाई जहाज उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं? हवाई जहाज उड़ते हैं। मैं आपको जितना बताऊं केवल आप उसको सुनते चलिएगा, बस आपको कुछ भी नहीं करना है। बहिर्मंडल जो कि अंतिम परत एक्सोस्फीयर की बात करी जा रही है, इसमें दोस्तों पतली पतली वायु पाई जाती है, यानी कि तमाम गैसें पाई जाती हैं बहुत ही मात्रा में, पतली पतली। बाह्य वायुमंडल, ठीक है,
बाह्य वायुमंडल जिसको तापमंडल बोलते हैं, थर्मोस्फियर बोलते हैं, जिसमें आपकी रेडियो वाली तरंगें पाई जाती हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल दोनों में दोस्तों अंतर है। इन दोनों में दोस्तों अंतर है। ये आपका बहिर है जो कि अंतिम परत, जो कि सबसे लास्ट में होती है, उसकी बात करता है। ये बाह्य मंडल उस अंतिम से जो पहली परत है उसकी बात करता है। इसमें रेडियो वाली तरंगें होती हैं और इसमें कुछ भी नहीं होता है। अगर मैं बात करूं एक मध्य मंडल की, मध्य मंडल ये भी यहाँ पर याद कर लीजिएगा, इसमें उल्का पिंड आने पर जल जाता है। मैं हर वीडियो में आपको बता देता हूं क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। कम से कम यहाँ पर कहना चाहूँ 20 बार रिपीट हुआ है आपके सीटेट के सोशल साइंस के क्वेश्चन में। तो यहाँ पर बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 की। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वत का निर्माण किस सागर के मलबे संकुचन से हुआ है? टेथिस सागर के। चलिए यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 17। कहता है भूमि की सकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 4 से 5 बार पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा भूसंधि। भूसंधि ना होता, अगर स्थल संधि होता तब आपको क्या करना पड़ता? तब आपको स्थल संधि यहाँ पर करेक्ट आंसर मारना पड़ता। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 18 नंबर के क्वेश्चन की। जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाता है उसको दोस्तों बोलते हैं अवसादी शैल। उसको क्या बोलते हैं? अवसादी शैल बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बात कही गई है जब कोई शिलाखंड है उसमें दबाव पड़ेगा या कठोरता पड़ेगी तब उसका रूप जो बदलेगा परत में बदलेगा, अवसादी उसको बोलते हैं। अवसादी शैल को परतदार शैल भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपके जीवाश्म भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म। जीवाश्म किसमें पाए जाते हैं दोस्तों? अवसादी में जीवाश्म भी पाए जाते हैं। ओके, आग्नेय में क्या होता है? इसमें लावा पाया जाता है। लावा हो गया आपका, मैग्मा हो गया। ठीक है, लावा मैग्मा इसमें आपके पाया जाता है। कायांतरित शैल क्या होता है दोस्तों? अवसादी तथा आग्नेय दोनों में जब दबाव कठोरता पड़ती है तब रूप बदलता है, उसको बोलते हैं कायांतरित। ठीक है, ये दोनों का परिवर्तन होता है। मैंने जितना आपको बताया केवल उतना आप सुनते चलिएगा। ठीक है ना। बात करेंगे यहाँ पर 19 नंबर के क्वेश्चन की। भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ये दोस्तों बहिर्वेदी आग्नेय शैल के अंतर्गत आता है। जो कि दक्कन का जो पठार है बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है, बहिर्वेदी आग्नेय शैल के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आप एक चीज समझ लीजिएगा, बहिर्वेदी आग्नेय क्या होता है, अंतर्वेदी आग्नेय क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर बात कही गई है कि जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है और यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, परपटी पर इस प्रकार बने शैल को बहिर्वेदी शैल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, जो कि दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। यहाँ पर आपको कन्फर्म कर दिया बहिर्वेदी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं अंतर्वेदी की, तो अंतर्वेदी क्या होता है? द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ठंडा होता है, यानी कि गहराई में ही ठंडा हो जाता है, अंदर ही ठंडा होता है, उसको अंतर्वेदी बोलेंगे। जो बाहर ठंडा होगा, बाहर सतह पर आएगा, उसको बहिर्वेदी बोलेंगे। जैसे आपका दक्कन का पठार का जो बेसाल्ट है वो यहाँ पर उसका एक उदाहरण है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर समझ लिया होगा, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बहिर्वेदी होगा। बहिर्वेदी का मतलब जो बाहर आ जाए, जो लावा या मैग्मा है वो बाहर आ जाए पृथ्वी की सतह पर, उसको बहिर्वेदी। अंतर्वेदी जो अंदर ही ठोस होकर जम जाए। ठीक है, तो आपने यहाँ पर समझ लिया होगा बहिर्वेदी और अंतर्वेदी ये आग्नेय के दो प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न, आग्नेय शैल के बारे में कथन ABC पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। अवसादी शैल ताप एवं दाब के कारण आग्नेय शैल में बदलते हैं, आग्नेय में नहीं बदलते। आग्नेय का निर्माण मैंने आपको बताया लावा, द्रवित लावा जो होता है, मैग्मा होता है, उससे होता है, ना कि अवसादी शैल से होता। पहला गलत। ये शैल पृथ्वी की परपटी और पृथ्वी की परपटी के काफी अंदर और दोनों जगह में मौजूद होते हैं। मैंने आपको अभी क्या क्या बताया था? जो आपके आग्नेय शैल होते हैं ये परपटी के ऊपर, परपटी यानी कि पृथ्वी की सतह के ऊपर भी होते हैं, अंदर भी होते हैं।
ऊपर वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों? ऊपर वाले को बोलते हैं बहिर्वेदी। क्या बोलते हैं? बहिर्वेदी बोलते हैं। अंदर जो होते हैं उनको अंतर्वेदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर्वेदी बोलते हैं। तो यहाँ पर दूसरा आपका करेक्ट है। पहला यहाँ पर गलत है, दूसरा आपका करेक्ट है। तीसरा, ग्रेनाइट तथा बेसाल्ट आग्नेय शैल के उदाहरण हैं। बिल्कुल करेक्ट बात कही गई, ये दोनों ही आग्नेय शैल के उदाहरण हैं। यहाँ पर पहला गलत है, यानी कि राइट आंसर दोस्तों आपका कौन सा होगा? ए गलत, बी सी सही। किस ऑप्शन में है? ए गलत, बी सी सही। ए गलत, बी सी सही, बी सी सही तथा ए गलत है। पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइए यहाँ पर बात करते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन की। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कोर का निर्माण निम्न में से कौन से तत्वों से होता है? क्रोड को क्या बोलते हैं? निफे। क्या बोलते हैं? निफे। निकेल और फेरस। निकेल और फेरस यानी कि निकेल और लोहा। फेरस मतलब कि लोहा होता है। ओके, तो यहाँ पर सी विकल्प करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आ चुका है 22 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो कि आपके अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पर? अफ्रीका में आपका पड़ता है। ओके, चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। यहाँ पर पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम से आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानिए। यहाँ पर आपको आंतरिक से बाहरीतम तक पहचाननी है। ठीक है, जो यहाँ पर ऊपर आपकी होती है, सबसे ऊपर आपकी होती है परपटी। परपटी के बाद आपकी होती है मेंटल। परपटी के बाद मेंटल होती है। मेंटल के बाद आपकी होती है क्रोड। क्रोड दो भाग में विभाजित होती है, आंतरिक क्रोड और बाहरी क्रोड। आंतरिक आपकी अंदर होती है, ये आपकी बाहरी होती है। सबसे पहले यहाँ पर कौन सी आएगी? अंदर वाली आएगी, फिर उसके बाहर वाली आएगी, फिर मेंटल, फिर आपकी परपटी। तो इस प्रकार आपका 4 विकल्प यहाँ पर करेक्ट होगा। आंतरिक कोड, बाहरी क्रोड, मेंटल एंड परपटी। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। किस कारण से कहा जाता है? 3 विशेषता याद रखोगे। धार्मिक समानता के कारण, भोजन के कारण, भाषा के कारण। ये 3 चीजें आप याद रखोगे, कभी जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होगे। छोटा तिब्बत लद्दाख को क्यों बोला जाता है? 3 चीजों के कारण बोला जाता है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर 25 नंबर के क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसे संसार की छत बोला जाता है? पामीर के पठार को संसार की छत बोला जाता है। चलिए बात करते हैं 26 नंबर के क्वेश्चन की। जलवायु के बारे में दिए गए कथन ए और बी पर विचार करें। जलवायु किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। क्या निर्भर करती है दोस्तों? यहाँ पर आपका क्या होगा? यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, गलत होगा ये वाला। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जलवायु की, जो जलवायु होती है अनेक वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष लगातार एक ही यानी कि उसका औसत होती है, तो उसको बोलते हैं जलवायु। मौसम जो होता है, मौसम आपके सप्ताह में, दिन में, ठीक है, वो निरंतर बदलता रहता है। जो बदलता है उसको मौसम बोलते हैं, जो नहीं बदलता है, औसत रहता है अनेक वर्षों तक, उसको जलवायु बोलते हैं। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ समुद्र से दूरी, उच्चावच पर निर्भर नहीं करती है। ओके, तो यहाँ पर ए नंबर वाला सही होगा। ए नंबर का यहाँ पर सही होगा। ठीक है, पहला विकल्प करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर बात करते हैं 27 नंबर के क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से भ्रंतोस्त पर्वत यानी कि ब्लॉक माउंटेन जो भ्रंश पर्वत होते हैं, वो आपका यहाँ पर होगा बाससेज पर्वत। यूराल कैसा है? ये युवा पर्वत है। ठीक है, युवा पर्वत यानी कि वलित पर्वत है। ये कैसा है? आपका बलित पर्वत है। हिमालय कैसा? ये भी बलित पर्वत है। जबकि भ्रंश वाला पर्वत कौन सा है? बाससेज पर्वत। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आ चुका है 28 नंबर का क्वेश्चन। भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर चयन कीजिए। भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि व वन के लिए उपयोग है। बिल्कुल गलत होगा। कैसे गलत होगा? कृषि का उपयोग दोस्तों केवल कृषि यानी कि भूमि जो है, भूमि का उपयोग केवल कृषि और वन में ही नहीं होता है, बल्कि खनन में, औद्योगिक कारखाने में, सड़क निर्माण करने में, रेल मार्ग बिछाने में, खेती करने में, सभी में भूमि का उपयोग होता है। यहाँ पर एक शब्द आया है केवल कृषि वन, यानी कि 2 चीजों में नहीं होता है, तमाम प्रकार में होता है। मकान बनाने के लिए,
खनन करने के लिए, औद्योगिक कारखाना स्थापित करने के लिए, सड़क निर्माण करने के लिए, ये सभी भूमि का उपयोग होता है। इसलिए पहला गलत है, क्योंकि यहाँ पर केवल केवल की बात कही गई है। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। क्या स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है? नहीं दोस्तों, स्थलाकृति सिर्फ नहीं निर्भर करती है, इसमें आपकी जलवायु है, तमाम प्रकार की जो स्थलाकृति कारक होते हैं वो इसमें निर्धारित होते हैं। दोनों ही गलत आपके यहाँ पर होंगे, यानी कि डी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर बात करते हैं 29 क्वेश्चन की। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई कौन निर्धारित करता है? समय निर्धारित करता है। वनस्पति जात और प्राणी जात, ये ह्यूमन, जो मृदा में ह्यूमन क्षमता होती है, क्या होती है? जो ह्यूमन क्षमता होती है उसको निर्धारित करती है। ठीक है, तो याद रखेंगे, यहाँ पर महत्वपूर्ण है आपका यहाँ पर समय करेक्ट आंसर होगा, जो कि मोटाई को निर्धारित करता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30, अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका व यूरोप के बीच भारी मात्रा में समुद्री व्यापार होता है। अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक दंडुरित है। यहाँ छिछली है। करेक्ट आंसर आपका होगा विकल्प नंबर सी। अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है वो दंतुरित है। दंतुरित आखिर होता क्या है? वक्राकार, यानी कि इस प्रकार से इसकी तटरेखा है। यहाँ पर आपका जल भर जाता है, यानी कि जो पत्तन होते हैं, पोताश्रय होते हैं, उनको यहाँ पर सहायता प्रदान होती है। एक बात मैं अगर आपको बताना चाहूँ, जो अटलांटिक महासागर है ये दुनिया का सबसे व्यस्ततम महासागर में से आता है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्ततम महासागर है आपका अटलांटिक महासागर। इसकी तटरेखा दंतुरित है। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पर सी विकल्प करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, किस महासागर में मेरियाना गर्त है? मेरियाना गर्त आपके प्रशांत महासागर में है, जो कि दुनिया का सबसे गहराई वाला गर्त है, गड्ढा है। 32 क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान में प्रभावित होने वाली गर्म एवं शुष्क धूल भरी पवन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ब्लैक रोलर। इसको कहीं की चिनूक भी बोला जाता है। क्या? चिनूक भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैक रोलर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता पाई जाती है अधिक? मृत सागर में लवणता, यानी कि सबसे अधिक खारा पानी पाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मृत सागर में जो तैराक होते हैं वो कैसे तैरते हैं? क्योंकि इसमें खारा पानी होता है। लवणता की अधिक मात्रा के कारण जो तैराक होते हैं, जो तैरने वाले व्यक्ति होते हैं, वो मृत सागर में तैरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर बी विकल्प होगा, मृत सागर। 34 क्वेश्चन कहता है गल्फ स्ट्रीम पाई जाती है। गल्फ स्ट्रीम जो दोस्तों होती है ये आपकी अंध महासागर यानी कि अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन जहाजों के नौकायान में सहायता करता है? उच्च ज्वारीय क्षेत्र सहायता करता है। यहाँ पर क्या होता है, जो उच्च ज्वारीय क्षेत्र होता है ये 3 प्रकार से सहायता करता है। कितने प्रकार से? 3 जगहों पर सहायता करता है। पहली जगह कौन सी होगी दोस्तों? जहाजों के नौकायान में सहायता करता है पहली। दूसरी कौन सी हो गई? मछली। उच्च ज्वार में जो मछलियां होती हैं वो तटों पर आ जाती है, मछुआरे इनको बेचने लगते हैं तो उनकी आय जो है वो यहाँ पर बढ़ोतरी होती है। दूसरा बात यहाँ पर मैंने आपको बताया, मछली आ जाती है। तीसरी क्या है? विद्युत। जब उच्च ज्वार आता है तो विद्युत उत्पन्न करने में सहायता प्रदान होता है। तो यहाँ पर 3 चीजें आप याद रखेंगे उच्च ज्वारीय क्षेत्र से संबंधित। 36 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थल मंडल की विशेषता नहीं है? नहीं वाला आपको बताना जो गलत हो। स्थल आकृतियां महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं, करेक्ट होगा। स्थल मंडल में खनिज संपदा भी पाई जाती है, करेक्ट होगा। पहाड़ पठार घाटियां मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करती हैं, करेक्ट होगा। पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में पाया जाता है। नहीं, 97% जो जल होता है वो जल मंडल में पाया जाता है। अगर स्थल मंडल में इतना जल पाया जाए तो लोग कैसे रहेंगे स्थल मंडल में? गलत है आपका यहाँ पर डी, तो इसलिए डी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर 37 नंबर के क्वेश्चन की। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन होता है।
जहां पर में गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन होता है वो दुनिया का मत्स्य उत्पादन वाला इलाका होता है, जैसे उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास का क्षेत्र। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। कहता है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला जो मुख्य कारक है वो है सूर्यातप, जिसको आतपन भी कभी कभी बोल लेते हैं। आतपन, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या बोलते हैं? आतपन या सूर्यातप बोलते हैं, जिसको पृथ्वी रोक लेती है। तो सबसे मुख्य कारण आपका सूर्यातप होता है, पृथ्वी के तापमान को वितरण को प्रभावित करने वाला कारक। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर आ चुका है। कहता है, क्या कहता है दोस्तों? यहाँ पर कहता है कि अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य पढ़ें। यह अंग्रेजी एस अक्षर के आकार का है। एस अक्षर के आकार का है। इसकी तटरेखा कैसी है? सरल है, रेखीय व निर्वाद है। मैंने क्या बताया था आपको? इसकी तटरेखा दंडुरित है, दंडुरित है। व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। करेक्ट बोला गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला वाला और सी वाला करेक्ट आंसर होगा। पहला और सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर बात याद रखेंगे, अटलांटिक महासागर यह आकार का है। इसकी तटरेखा कैसी है? दंतुरित है, दंतुरित है इसकी तटरेखा। ओके, व्यापारिक दृष्टि से सबसे दुनिया का व्यस्ततम महासागर है, इसलिए ए और सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होंगे। आइए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 की। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श है? हवाई जहाज उड़ाने के लिए मैंने आपको बताया था समताप मंडल। कौन सी? समताप मंडल, जिसको ओजोन लेयर भी बोलते हैं, ओजोन लेयर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्षोभ मंडल में क्या होता है? मौसम वाली जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सभी क्षोभ मंडल में होती हैं। ताप मंडल में क्या होता है? जिसको क्या बोलते हैं? थर्मोस्फीयर बोलते हैं। रेडियो वाली तरंगे इसी में आपकी आती हैं। मध्य मंडल में क्या होता है? जो उल्का पिंड होता है वो आने पर जल जाता है। ओके, चलिए बात करते हैं यहाँ पर 41 नंबर के क्वेश्चन की। मनाकी पर्वत यानी कि हवाई द्वीप, हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक है। यह किस में स्थित है? आपसे मुख्य तौर पर पूछा है मनाकी पर्वत यानी कि हवाई द्वीप कहाँ पर है। ये दोस्तों आपका है, यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प है? यहाँ पर दोस्तों आपका है प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर में है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर 42 नंबर के क्वेश्चन की। वेरिंग जल डमरू मध्य पानी का संकरा भाग जो इसे जोड़ता है, इसे दोस्तों जोड़ता है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी विकल्प, सी विकल्प। चलिए बात करते हैं 43 नंबर के क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख द्वारा अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है? तापमान, वायु दाब, वर्षा, आर्द्रता। तो किसको? यहाँ पर वर्षा को दंड आरेख के द्वारा दर्शाया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर वर्षा वाला करेक्ट विकल्प होगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर 44 नंबर के क्वेश्चन की। वात दिग्दर्शी का प्रयोग किया जाता है वायु दिशा, वायु दिशा यानी कि जो पवन की दिशा होती है, पवन किस दिशा की ओर चलेगी तो उसको मापने के लिए वात दिग्दर्शी का प्रयोग किया जाता है। 45 नंबर का क्वेश्चन। वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो संचरण, आ गया ना क्वेश्चन रेडियो वाला, तो मैंने आपको क्या बताया था? बाह्य वायुमंडल बताया था, जिसको ताप मंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताप मंडल भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको थर्मोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर 46। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में आने पर जल जाते हैं? ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। ओके, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, जितना मैं आपको बताऊं उतना आप सुनते चलिएगा। क्या मैंने बताया? मेसोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल जो होता है उसमें उल्कापिंड आने पर जल जाता है। 47 नंबर का क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की परतों का क्रम लगाइए। एक बात मैं आपको बताना चाहूँ, वायुमंडल जो टॉपिक है इससे आपकी परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन आपको 7 जुलाई वाले पेपर में देखने को मिलेगा। लिख लीजिए कहीं पर 100% गारंटी के साथ। जितना मैं बताऊंगा उसी में से आपका एक क्वेश्चन फंस जाएगा, आप उसको कर लोगे। तो यहाँ पर पृथ्वी के वायुमंडल का जो क्रम है, सबसे पहले क्षोभ मंडल आता है। कौन सा? उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। तो पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर का क्वेश्चन। स्थायी पवनों के संबंध में ए बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। कौन सी पवनों की बात कही गई है? स्थायी पवनों की बात कही गई है, जो निश्चित रहती हैं, जो एकदम स्थायी रहती हैं, वो होती हैं स्थायी पवनें। ये वर्ष
ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं, बिल्कुल करेक्ट। पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण है, करेक्ट। दोनों राइट होंगे आपके दोस्तों, यहाँ पर दोनों राइट आंसर होंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पर 49 नंबर के क्वेश्चन की। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल का कौन सा प्रमुख संघटक है? तो दोस्तों नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो कि 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन जो कि 21% पाई जाती है। सर्वाधिक कौन सी है? नाइट्रोजन है, इसीलिए नाइट्रोजन यहाँ पर में करेक्ट आंसर आपका होगा। चलिए आते हैं 50 नंबर के क्वेश्चन पर। महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है महासागर की धाराओं के बारे में? ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर याद कर लीजिएगा ठंडी धारा के बारे का स्टेटमेंट। लेब्राडोर एक गर्म धारा नहीं है, कैसी है दोस्तों? ठंडी है। कैसी है? ठंडी धारा है, गर्म नहीं है। ओके, पहला यहाँ पर राइट है, दूसरा यहाँ पर गलत है। जिस स्थान पर गर्म व ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जैसे आपका जापान हो गया और पूर्वी अमेरिका वाला क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पर आपका ए सी करेक्ट आंसर होगा। ए और सी, ए और सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं मृत सागर में तैर सकते हैं। तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों? क्योंकि नमक की मात्रा की अधिकता सागर को संघन बना देती है। ओके, जो मृत सागर है उसमें लोग तैर सकते हैं क्योंकि नमक की मात्रा अधिकता सागर को क्या बनाती है? संघनता बनाती है, संघन बना देती है। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? निचली परत आपकी क्षोभ मंडल है, जिसमें मौसम वाली घटनाएं होती हैं। ओके, यहाँ पर बात करते हैं 53 नंबर के क्वेश्चन की। सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। भूमध्य सागर को लाल सागर से। 54 नंबर का क्वेश्चन, अधिकांश ज्वालामुखी पाए जाते हैं, ये आपके कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? ये पाए जाते हैं ये आपके प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। किसमें? प्रशांत महासागर में अधिकांश ज्वालामुखी पाए जाते हैं, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर 55 नंबर के क्वेश्चन की। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? ये है आपका दोस्तों अमेजन नदी बेसिन। यहाँ पर कौन सा होगा? अमेजन नदी बेसिन। ठीक है, तो यहाँ पर कृषि आपकी कर्तन दहन की जाती है, जलाने वाली कृषि की जाती है। अमेजन नदी बेसिन में आपकी नील नदी भी बहकर गुजरती है, तो यहाँ पर ये आपका गलत होगा। भारत का बेसिन कौन सा है? गंगा नदी बेसिन है। 56 नंबर का क्वेश्चन, परपटी में वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगे आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है उद्गम केंद्र कहा जाता है। जहां पर सबसे पहले अनुभव होगा तरंगों का उसको बोलते हैं उद्गम केंद्र। 57 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नदी के निक्षेपण का परिणाम है? तो नदी के निक्षेपण का परिणाम दोस्तों बाढ़कृत मैदान होता है। चाप झील इसकी स्थलाकृतियां हैं। क्या हैं ये दोस्तों? स्थलाकृतियां यहाँ पर दी गई हैं सभी की सभी। विसर्प भी मैदान में प्रवेश करती है जब नदी मोड़ बनाकर बहती है विसर्प के आकार में, तो वो स्थलाकृति मैदान में बनती है। चाप झील भी, जलप्रपात भी आपका एक स्थलाकृति है नदी के द्वारा। बाढ़कृत मैदान आपका क्या है? ये निक्षेपण है, नदी का निक्षेपण है। ओके, याद रखेंगे, नदी का निक्षेपण। 58 क्वेश्चन यहाँ पर है, भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी नहीं है? गलत वाला आपको बताना है। इसमें 3 आपके राइट होंगे, एक यहाँ पर गलत होगा, उसी को आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, किसको? भूस्खलन को रोकने के बारे में गलत वाला। 3 तो रोकने के संबंध में होंगे। भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना चाहिए, कम नहीं करना चाहिए, पहले ही गलत यहाँ पर मेरे को लग रहा है। भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए सतही अपवाह का नियंत्रण सुनिश्चित करना, ये तो भूस्खलन को रोकने की बात कहता है, यानी कि करेक्ट होगा। भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों की पहचान के लिए संकट मानचित्र करेक्ट होगा। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए भी कुछ करना चाहिए, ये भी करेक्ट होगा। तो गलत आपका पहला है, गलत वाला आपको यहाँ पर बताना था, तो यहाँ पर पहला विकल्प इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए यहाँ पर बात करते हैं 59 नंबर के क्वेश्चन के। विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी कौन सी है? अवसाद अमेजन है, नील है, ब्रह्मपुत्र है या गंगा नदी है? अवसाद सबसे ज्यादा ढोने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? ये दोस्तों है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी की श्रेणी में आती है। 60 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित हो उसको जनसांख्यिकी बोलते हैं। जनसांख्यिकी के अंतर्गत मानव जनसंख्या, लिंगानुपात,
ठीक है, ये सब कुछ आपके जनसांख्यिकी में ही आता है। नगरीय भूगोल में नगरों की बात कही जाती है, नगर निर्माण की बात करी जाती है। जैव भूगोल आप लोग जानते ही हो, जैव जीव जंतुओं से संबंधित होता है। जनसांख्यिकी जनसंख्या से संबंधित होता है। मानव संसाधन मानव के संसाधन से संबंधित होता है। करेक्ट आंसर आपका सी विकल्प यहाँ पर होगा। 61 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। कायांतरित सेल के बारे में एबीसी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प पहचानिएगा। किसके बारे में? कायांतरित आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित में परिवर्तित हो जाती हैं। बिल्कुल हो जाती हैं। कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। बिल्कुल करेक्ट। संगमरमर एक कायांतरित सेल है। बिल्कुल करेक्ट। तीनों आपके यहाँ पर कैसे हैं? तीनों आपके यहाँ पर राइट आंसर होंगे। यहाँ पर बात कर लेते हैं 62 नंबर के क्वेश्चन की। कोयला एक उदाहरण है। कोयला किसका दोस्तों उदाहरण है? यहाँ पर आग्नेय सेल का है। क्या दोस्तों जो कोयला होता है ये आग्नेय सेल का उदाहरण है? बिल्कुल आग्नेय सेल का नहीं होगा, अवसादी सेल का उदाहरण है। क्या अवसादी सेल का उदाहरण है? बिल्कुल दोस्तों होगा। कैसे होगा चलिए आपको समझाते हैं। जो कोयला होता है इसका निर्माण अवसादों के रूप में होता है, परत के रूप में होता है, जिसमें कि जीवाश्म पाए जाते हैं। कोयला में क्या होता है? जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म किस में पाए जाते हैं? अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका अवसादी। यहाँ पर बात करते हैं 63 नंबर के क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कृषि वाले उद्योग नहीं है। वनस्पति तेल उद्योग ये तो आपका कृषि उद्योग में आता है। सूती वस्त्र उद्योग ये भी दोस्तों कृषि में आता है। मत्स्य तेल निर्माण मछली का जो तेल होता है उसका निर्माण क्या कृषि में आता है? जी नहीं आता है। चर्म उद्योग चमड़े वाला उद्योग ये भी दोस्तों कृषि के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पर गलत आपका थर्ड वाला है, इसलिए यहाँ पर थर्ड वाला करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 64 यहाँ पर कहता है कि तरंगे तब पैदा होती हैं जब समुद्री सतह पर पवन बहती है, सूर्य गुरुत्वाकर्षण यानी कि चंद्रमा बल लगाते हैं, समुद्र की सतह पर पानी का तापमान बढ़ता है, समुद्र की सतह पर गर्म व ठंडी धाराएं मिलती हैं। तो यहाँ पर तरंगे तब पैदा होती हैं समुद्री सतह पर जब पवन बहती है। पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जहाँ पर गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन होता है वो मछली वाला माना जाता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर 65 नंबर का क्वेश्चन है। छत्रक सेल पाए जाते हैं। छत्रक सेल आपके रेगिस्तान में पाए जाते हैं, मैं जिसको बता चुका हूँ। यहाँ पर 66 नंबर का क्वेश्चन। यूराल पर्वत अलग करते हैं, एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। किसको? एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उल्का पिंड के बारे में सही है? उल्का पिंड क्या होते हैं? जो सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं। तो पहला विकल्प करेक्ट होगा। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर 68 नंबर के क्वेश्चन की। तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ स्थलीय भाग कहलाता है प्रायद्वीप। जैसे भारत, दक्षिण भारत ले लो, ये यहाँ तक आपका समुद्र से घिरा हुआ है तीन ओर से, तो ये प्रायद्वीप कहलाएगा। ओके, यहाँ पर बात करते हैं 69 नंबर के क्वेश्चन की। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग किनको जोड़ता है? ये दोस्तों किसको जोड़ता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। पहला विकल्प यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, पहला वाला। चलिए बात करते हैं 70 नंबर के क्वेश्चन की। कहता है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों अंटार्कटिका में है। यहाँ पर हमेशा ही बर्फ की चादरें पड़ी रहती हैं। यहाँ पर स्थायी लोगों का निवास नहीं है, बल्कि यहाँ पर शोधकर्ता लोग निवास करते हैं। भारत के शोध केंद्र कौन कौन से? मैत्री है, दक्षिण गंगोत्री है, एक आपका भारती है। भारती भी यहाँ पर याद करेंगे। भारती, मैत्री और गंगोत्री, ये तीन भारत के शोध संस्थान है अंटार्कटिका में। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है? बर्फ जमी रहती है। ओके, चलिए बात करते हैं यहाँ पर 71 नंबर के क्वेश्चन की। अभिकथन ए, भारत में अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से ही होती है। कारण है कि भारत उष्णकटिबंधीय में अवस्थित है। बिल्कुल भाई, दोनों सही होंगे यहाँ पर, दोनों ही आपके राइट होंगे। सही व्याख्या भी यहाँ पर करेंगे, क्योंकि अधिकतर मानसूनी पवनें मतलब कि वर्षा होती है, तो ये उष्णकटिबंधीय में स्थित होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? आपके एग्जाम में एक तो आपसे पूछा जाएगा नवीकरण ऊर्जा के स्रोतों के नाम, दूसरा पूछा जाएगा अनवीकरण ऊर्जा के स्रोतों का नाम। आपके ये क्या होते हैं आखिर? मैं आपको यहाँ पर सब कुछ बताने वाला हूँ। परंपरागत क्या होता है, गैर परंपरागत क्या होता है, चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। परंपरागत की बात करी गई है। परंपरागत यानी कि जो प्राचीन वाले, यानी कि जो पुराने हैं स्रोत,
परंपरागत का मतलब होता है जो जल्दी जल्दी क्या हो जाए, जल्दी खत्म हो जाए। जल्दी खत्म होने वाले स्रोत को परंपरागत बोलते हैं। इन्हीं को बोलते हैं अनवीकरण। इन्हीं को क्या बोला जाता है, अनवीकरण दोस्तों बोला जाता है। आपको बताना क्या है, परंपरागत, यहाँ पर आपको बताना है। इसके उदाहरण की मैं बात करूं, अनवीकरण, जैसे आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, खनिज तेल हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया। एक बार यूज करने के बाद आप इसको दोबारा यूज में नहीं ला पाओगे, वो आपकी होती है परंपरागत। इस प्रकार यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा परमाणु ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा आपका कैसा है, ये गैर परंपरागत है। जल विद्युत भी आपका गैर परंपरागत है। बायोगैस भी आपका कैसा है, गैर परंपरागत है। यानी कि ये सभी नवीकरण हैं, नए स्रोत हैं। चाहे जितनी बार यूज करो ये कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा क्या खत्म होगी, नहीं खत्म होगी। अगर आप परमाणु ऊर्जा को एक बार यूज करते तो दोबारा आपकी खत्म हो जाएगी, आपको दोबारा करना पड़ेगा उसका निर्माण। जैसे कोयला है, एक बार यूज कर लो दोबारा यूज नहीं कर पाओगे। पेट्रोल को एक बार यूज कर लो दोबारा यूज में नहीं ला पाओगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे ये आपके होते हैं। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर परमाणु ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, परमाणु ऊर्जा आपका पेट्रोलियम ये सभी आपके आते हैं परंपरागत के अंतर्गत।